डॉक्टर भौमिक, आपने कुछ कंडीशंस की बात की, बीमारियों की बात की, जिनकी वजह से और साथ ही मोटापा एक खतरा बनकर उभरा है। अब हम बात करें उन कंडीशंस की जिनकी वजह से किडनी फेलियर, रीनल फेलियर हो जाता है। जैसा डॉक्टर मलिक ने भी अभी बताया कि AKI होता है और CKD होता है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये ज़रूर हो जाएगा? जी ऐसा है, और जैसे हमने कहा कि अगर डायबिटीज़ बहुत सालों से रहा जी, 10-15 साल से ज़्यादा, जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, आमतौर पर भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाता है। तो जब बहुत सालों से डायबिटीज़ होता है, उसका सही इलाज नहीं हो पाता है, तो फिर गुर्दे का जो फिल्टर है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन में खराबी आ जाता है। उससे ना प्रोटीन का जो लीकेज बढ़ जाता है, एंड उससे धीरे धीरे हमारा जो फिल्ट्रेशन का जो रेट है, जो परिमाण है, वो कम होते जाता है। जैसे हमने कहा कि बेसिक हम किडनी डिजीज कैसे डायग्नोज करते हैं, उसका निदान कैसे करते हैं, हमारा सब कुछ आजकल GFR पे होता है, यानी फिल्ट्रेशन का कितना रेट है। तो रेट आमतौर पर आप 100 मान के चल सकते हैं, 100 ml पर मिनट, हर मिनट में 100 ml ब्लड को सफाई किया जाता है। तो देखा जाता है कि डायबिटीज़ में शुरू में तो फिल्ट्रेशन रेट अच्छा रहता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब प्रोटीन लीकेज बढ़ जाता है तो फिर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। तो CKD हम कब कहते हैं? CKD हम तब कहते हैं जब फिल्ट्रेशन रेट 60 से कम आ जाते हैं ना, 60% से कम, और फिर धीरे धीरे वो घटता जाता है। और 60, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा कि जब हम AKI कहते हैं और CKD कहते हैं, जब फिल्ट्रेशन रेट 3 महीने से ज़्यादा 60 से कम रहता है, वो CKD है। 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि AKI और CKD का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपका रेट 60 से कम हो तो उसे हम CKD कहते हैं। डॉक्टर मनीष, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी, और हमारे बहुत से दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में ये बात आ रही होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को, जैसा हमने शुरू में ही कहा है, बार बार ये बात आ रही है कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, तो बहुत लोग अलर्ट हो जाते हैं इसको सुनते ही। किसी व्यक्ति को जिसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, कब होने का खतरा ज़्यादा रहता है? वो अगर ये चीज़ें अनकंट्रोल्ड रहें तब ज़्यादा होगा, या वर्षों में हो ही जाएगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। अनकंट्रोल्ड हैं तो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी सबको नहीं होना है। जैसे कहते हैं कि डायबिटीज़ में 20 से 25% किडनी इन्वॉल्वमेंट होगी, सिर्फ 20-25% मामलों में। यस, वो डेटा पहले 40 तक भी कहा जाता था, पर आजकल हम 25 के आसपास आ गए हैं। पर इसमें वो लोग ज़्यादा होंगे जो अनकंट्रोल्ड रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जहर है, जो शुगर एक्स्ट्रा है शरीर में, उस जहर ने पूरे शरीर को इफेक्ट करना है, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो नसें हैं, चाहे वो धमनियां हैं, चाहे वो किडनी है। तो अगर वो शुगर का जहर ज़्यादा है, उसमें फिर कुछ एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जो शुगर है वो एक्स्ट्रा पड़ी है, उसको नॉर्मल आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टॉक्सिक चीज़ें बन जाती हैं, वो जाके जमनी शुरू हो जाएंगी और वो सिस्टम्स खराब करने शुरू कर देती हैं, इन वेरी लेमन टर्म्स। तो जिसका अनकंट्रोल्ड है उसको ज़्यादा डैमेज होना है। उस तरीके से ब्लड प्रेशर, बड़े सिंपल शब्दों में, प्रेशर है, अगर किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो जो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं उसको डैमेज ज़्यादा कर रहा है। सबको नहीं होना है, पर जिसका कंट्रोल पुअर है उसको होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। जी, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। और इस समय राकेश यादव फतेहपुर उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या 16 साल के बच्चे को 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन 105 मिलीग्राम है, तो क्या किडनी डिसीज के अंतर्गत आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या इलाज है इसका? जी, कितना है? 105 मिलीग्राम 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन। 24 घंटे में अगर 150 मिलीग्राम से कम प्रोटीन लीक हो रहा है तो नॉर्मल माना जाता है। पर एक 16 साल के बच्चे का क्यों कराया चेक? क्या इसको पहले कोई तकलीफ थी? क्योंकि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अपना 24 घंटे का पेशाब प्रोटीन नहीं चेक कराता है। सर, मेरी समस्या ये है कि क्योंकि वो बच्चा मेरा ही है और मैं किडनी डिसीज 2006 से हूँ, और मेरी प्रोटीन लीक करती रही 2006 से। आज मेरी स्थिति है कि मैं ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ। तभी तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। 105 मिलीग्राम प्रोटीन 24 घंटे में, मैं ठीक कह रहा हूँ सर, कि कोई इशू नहीं है, तो आप टेंशन ना करें, आप अपना ट्रांसप्लांट कराएं और अपनी सेहत का ख्याल करें। पर बच्चे का डेफिनेटली फैमिली का ख्याल जरूर करें। जो हम कहते हैं ना कि प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी, एक जमाने में था प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, बड़ी फेमस टर्म होती थी कि हार्ट अटैक से बच के रहें। आजकल प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंट टर्म हो गई है कि किडनी का, डिपेंडिंग ऑन आपके रिस्क फैक्टर क्या है, जिसकी हम शायद बात करेंगे, तो जिसको रिस्क फैक्टर हैं
वो ये 24 घंटे का प्रोटीन जरूर चेक कराया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने रेस कर ही दिया, तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कुछ। बिल्कुल, हम इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। डॉक्टर भौमिक, ये बताइए कि जैसे ये कहा जा रहा है कि एक सीकेडी की कंडीशन हुई और किडनी फेलियर की, क्या जब व्यक्ति में शुरुआत होती है समस्या की, गुर्दे प्रभावित होने लगते हैं, क्या उस समय पर लक्षण बिल्कुल नजर आते ही नहीं हैं या फिर इग्नोर हो जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो एकेआई, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, एकेआई होता है मलेरिया, डिहाइड्रेशन, उल्टियाँ, दस्त, एक्सीडेंट के बाद, उसमें तो लक्षण जरूर होते हैं, कोई उसमें सवाल ही नहीं है। सीकेडी आमतौर पर कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, मैंने बार बार कह रहा हूँ, फिल्ट्रेशन रेट 60, लेकिन 60 तो हम मापते नहीं, हम लैब में हम मापते हैं यूरिया और क्रिएटिनिन। तो यूरिया क्रिएटिनिन का एक नॉर्मल वैल्यू होता है, क्रिएटिनिन हम नॉर्मली 1.3 1.4 तक नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि जब तक फिल्ट्रेशन रेट 50% घट ना जाए तब तक क्रिएटिनिन बढ़ता ही नहीं है, सिम्टम भी नहीं है। दैट इज अ मेजर रीजन क्यों सीकेडी का डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। आप ये कह रहे हैं कि जब लक्षण आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, तब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। दैट इज अ मेजर। अब जो बात अभी उठ गई थी बातचीत में रिस्क ग्रुप की, कि रिस्क ग्रुप क्या है, डॉक्टर मलिक ने उठाई थी, तो जरा रिस्क ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर लें। 2-3 तरह के तो लोग हमने आइडेंटिफाई कर ही लिए थे, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, और जैसे डॉक्टर गुरदीप ने कहा कि मोटापा है। इसके अलावा रिस्क ग्रुप और उसमें कौन कौन आता है? मैं फिर से वही बोलूंगा, शुगर, बीपी और मोटापा। ठीक है, तो ये संदेश बहुत बहुत साफ तौर से संदेश बहुत साफ है कि जिसको शुगर, बीपी और मोटापा है, उनको मान के चलना चाहिए कि वो रिस्क ग्रुप है किडनी डिजीज के लिए। और अगर सो कॉल्ड क्लासिकल पता लगेगा किडनी खराब हो गई तो बहुत लेट हो गया होगा। तो पेशाब में प्रोटीन लीकेज ये पहला लक्षण है, और इसमें 24 घंटे के पेशाब की जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं है। वो डिपस्टिक्स होती हैं जो आम नर्सिंग होम में, क्लिनिक में सबके पास होती हैं, जिसमें पेशाब को डुबाना है, निकालना है और देखना है। यदि प्रोटीन लीक शुरू हो गया है जी, तो मतलब अब आप रिस्क ग्रुप से एक लेवल आगे बढ़ गए हैं, और अब आपको आवश्यकता है कि आप किडनी का ख्याल करें डेफिनेटली। इसका मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। डॉक्टर भौमिक, यहाँ एक बात हम आपसे और ये जानना चाहेंगे, रिस्क ग्रुप की जो बात हो रही थी, तो अभी जो उठी थी प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी की जो बात हुई थी, तो क्या जिस किसी के परिवार में किसी भी सदस्य को अगर गुर्दे का कोई रोग है, खासकर अगर सीकेडी है, तो क्या परिवार के बाकी सदस्यों को भी नियमित जांच करानी चाहिए? जी एब्सोल्युटली। मैं तो ये कहूँगा कि वैसे देखा जाए तो हर इंसान को साल में एक बार ब्लड प्रेशर और यूरिन रूटीन चेकअप तो करना ही चाहिए। वो हो नहीं पाता है आमतौर पर, लेकिन आपने जैसा कहा, जो फैमिली मेम्बर्स है उनको ज़रूर साल में कम से कम एक बार, प्रेफरेबली 6 महीने एक बार, उनका बॉडी वेट, जैसा बॉडी मास इंडेक्स, उनका ब्लड प्रेशर चेकअप, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, प्रॉपर डिपस्टिक से तो प्रोटीन पता चल जाता है, लेकिन प्रॉपर रूटीन माइक्रोस्कोपी करना ही ज़रूरी है, और हो सके तो शुगर। उसके अलावा मैं बाकी रिस्क ग्रुप भी थोड़ा बता दूं, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स, बट इन्फेक्शन, संक्रमण जो यूरिन में होता है, जिनको बार बार संक्रमण होता है, उनका ज़रूर एक चेकअप कराना चाहिए कि संक्रमण बार बार क्यों हो रहा है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं कहीं पे, कोई पथरी तो नहीं है, कोई ट्रैक्ट में कोई खराबी तो नहीं है। दैट इज ऑल्सो अनदर मेजर रिस्क ग्रुप। जी, बाकी जो दवाइयाँ लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन हम कहते हैं, जो पेन किलर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क ग्रुप। जिन्हें कैंसर है, कुछ कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट। डॉक्टर भौमिक, हम अपने कार्यक्रम में किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की रिसर्च के दौरान ऐसी बातें भी सामने आई कि कुछ लेग्जेटिव भी किडनी में कुछ गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। यस, कुछ लेग्जेटिव कर सकते हैं, जैसे यूएसए में इस्तेमाल होते हैं, बट आमतौर पर रूटीन जो यूज़ होता है उसमें आमतौर पर होता नहीं। इट्स मेनली द पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स, और कुछ हर्बल मेडिसिन जिसमें हेवी मेटल्स हो, जिसमें धातु है, हेवी मेटल्स, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, उनका रिस्क ज़्यादा है। जी डॉक्टर भौमिक, जिन व्यक्तियों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, काफ़ी समय से अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त है, अनकंट्रोल्ड है, जिस पर हमने बात की, अगर ऐसा चल रहा है, ये किस तरह से पता चलेगा कि क्या वाकई गुर्दे पर असर होना शुरू हो गया है? एब्सोल्युटली, यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब का जांच करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ बहुत सिंपल है, उनका जो GFR है वो अगर हम माप सके तो ठीक रहेगा। तो उसके लिए ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन साल में एक बार कम से कम करें, और क्योंकि क्रिएटिनिन जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्यूरेट मार्कर नहीं है, तो इसके लिए आजकल कुछ फॉर्मूले निकाल गए हैं, उसमें हम पेशेंट का एज, उनका स्त्री या पुरुष वो भी डाल देते हैं, कहाँ से आए, उनका रेस क्या है, उसके साथ फॉर्मूला
आसान फार्मूला जो कंप्यूटर में आराम से किया जाता है, उससे रेट पता चल जाता है। तो अगर रेट घटता हो तो देन पता चल जाएगा कि सीकेडी शायद शुरू हो गया हो।